वेलकम टू माय चैनल प्रकाश तनागन। और आज की खबर आपको बता देते हैं। अतिथि शिक्षक संघ यानी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के ज्ञापन सौंपे गए। रीवा में अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपकर अतिथि शिक्षकों को गुरुजी के समान परीक्षा देकर नियमित किए जाने की मांग की गई है। वहीं आपको बता देते हैं, इस ज्ञापन में यह मांग रखी गई है कि आपने 1998 में जो गुरुजी की तर्ज पर लोगों को नौकरी दी गई थी और उसमें गुरुजी की तर्ज पर एक विभागीय परीक्षा लेकर आपने सभी लोगों को अंदर कर लिया था, जिनकी आज सैलरी 40 से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ है। तो फिर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 14 वर्ष पढ़ाया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो कि आप लोग हमें 14 वर्षों से परेशान कर रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार विगत 13 वर्षों से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं अल्प मानदेय पर देते आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक अतिथि शिक्षकों के संबंध में कोई भी नीति नहीं बनाई, जबकि कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायकों और सांसदों के द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में समर्थन पत्र जारी किए गए थे, किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो सका। यह शासन की दोहरी नीति के कारण आज हमारा अतिथि शिक्षक संघ के 111 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा कब तक भद्दा मजाक करती रहेगी। आपको बता देते हैं कि वर्तमान में अतिथि शिक्षक बस मानसिक रूप से शोषित हैं। इसी का परिणाम है कि आज तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 111 अतिथि शिक्षकों के द्वारा आर्थिक और मानसिक शोषण पीड़ित होकर आत्महत्याएं कर चुके हैं। विधानसभा में अध्यक्ष से मांग की गई है कि अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए भविष्य के लिए गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। और वहीं आपको बता देते हैं कि 12 वर्ष का मानदेय और रखा जाए, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको बता देते हैं कि प्रदेश के 80,000 अतिथि शिक्षकों के लिए भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शांतिदेव पांडे और अन्य अतिथि शिक्षक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएँ तो कर रहे हैं, लेकिन घोषणाएँ पूरी नहीं कर रहे हैं। आइए मुख्यमंत्री जी की कौन कौन सी घोषणाएं हैं, उनकी पूरी सूचना। तो चलिए बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। जैसे कि आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इतनी घोषणाएं कर चुके हैं जो कि आज तक पूर्ण नहीं कर पाए। आज पूरे उनके लिए कम से कम आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का शोषण कर इस समय संयम और अनुशासन, आत्मानुशासन बहुत जरूरी है। सर आप मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो कोविड में ड्यूटी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करते हुए 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। खजाना खाली है, सरकार के सामने घोषणाएं पूरी करने की चुनौती। सीएम ने 5 महीने में 500 घोषणाएं की। उपचुनाव के क्षेत्रों में 300 से ज़्यादा घोषणाएं कर दी। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को एक ऐसा राज्य बना दिया है जहां पर घोषणाओं के वीर के नाम में गिना जाता है। यदि मध्य प्रदेश में कभी प्रश्न पूछा जाएगा भविष्य के इतिहास में कि घोषणा वीर मुख्यमंत्री कौन कहे जाते हैं, तो सीधा ऑप्शन निकल कर आएगा शिवराज सिंह चौहान। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि उन्होंने विश्व के इतिहास में अपना नाम बड़ा बना लिया है, किंतु मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं, 70,000 अतिथि शिक्षक हैं, उनका भविष्य एक अंधकार में डाल दिया है। तो चलिए पूरी बात करते हुए हम बताएंगे कि कहां पर कितने वादे किए गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरोना काल के सीमित बजट के सरकारी खजाने की बात करते हुए आपको बता देते हैं कि सरकार और जनता में आपको इस चीज़ का फ़र्क अच्छी तरह से मालूम होगा। और आप भी पढ़े लिखे हैं या नहीं भी हैं तो भी आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि भारत देश की आर्थिक स्थिति किस पर आधारित रहती है। आपको बता देते हैं कि जितनी आर्थिक स्थिति होती है उतनी ही इनकम के द्वारा लोगों पर की जाती है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है वैसे मुद्रा की
दर बढ़ती है। और उस तरह से आपको बता देते हैं कि जिस तरह से किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु महंगी होगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज हमारा समाज वही है और मुद्राएं यानी कि पैसे भी वही चीज़ हैं, किंतु यह संसार के लोगों को परेशान करने के लिए खजाना खाली नहीं है। इस तरह की नीति बनाकर लोगों को भ्रम फैलाया गया। और अब बात कर लेते हैं कि मुरैना में आपको बता देते हैं कि 70 घोषणाएं की गईं, भिंड में 2 घोषणाएं की गईं, ग्वालियर में 39 वादे किए गए, शिवपुरी में 6 वादे किए गए, गुना में 6 वादे किए गए, अशोकनगर में 10 वादे किए गए, छतरपुर में 10 वादे किए गए, सागर में 8 वादे किए गए, अनूपपुर में 30 वादे किए गए, मंदसौर में 4 वादे किए गए, देवास में 6 वादे किए गए, आगर मालवा प्रदेश में जो अभी बना है 48 वादे किए गए, धार में 2 वादे किए गए, इंदौर में 20 वादे किए गए, खंडवा में 12 वादे किए गए और बुरहानपुर में 12 घोषणाएं की गईं, राजगढ़ में 5 घोषणाएं की गईं और रायसेन में 12 घोषणाएं की गईं। यानी कि जो वादे जो दिखाई दे रहे हैं वे सभी घोषणाएं की गईं, किंतु आज तक पूरी नहीं की गईं। आपको बता देते हैं कि सीएम की कुछ अहम भूमिकाएं और घोषणाओं के विषय में भी आपको ले चलते हैं। हाई स्कूल में गाँव को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाना है, नहीं हुआ। इंदौर को स्मार्ट सिटी की परियोजना में 100 एकड़ का अनुदान किया गया, नहीं हुआ। जीरा और मुरैना में 8 अलग अलग पक्की सड़कें का निर्माण, नहीं हुआ। जोरा में वृषभ समस्या का समाधान स्टेशन का निर्माण, नहीं हुआ। उमरिया में वन और स्तरीय खनिज अपहरित घोषणा की गई, नहीं हुई पूरी। केलारस अलग अलग गांव में 5 सरकारी स्कूल खोलेंगे, नहीं खुले। मैगांव में अज्ञान का तहसील बनाया जाएगा, नहीं बना। दोहरी ग्राम और दिनारा को नगर पंचायत बनाया जाएगा, नहीं बना। दिनारा कॉलेज और करेरा में स्टैंड बनाया जाएगा, नहीं बना। चंबल नदी की ग्वालियर की मुरैना को पौने का युद्ध पानी युद्ध के लिए किए जाएगी व्यवस्था, नहीं हुई। तो आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं ही घोषणाएं हैं, किंतु कोई कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक समझ जाइए, आखिर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ 14 वर्षों में कितना शोषण किया है, तो आने वाली वर्षों में हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो सीएम नारियल यानी कि शिवराज सिंह चौहान नारियल जेब में रखकर चलते हैं, जहाँ पे कुछ मिला वहीं फोड़ देते हैं। ये बात पहले भी उजागर की गई थी और आज भी आपको बता देते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कई बार कह चुके हैं कि शुरू में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समस्याओं को जेब में नारियल रखते हैं और जहाँ पर कहीं जाते हैं वहाँ पर फोड़ देते हैं। इस तरह से उन्हें ये पता नहीं रहता कि हम आखिर नारियल फोड़ने का मतलब क्या होता है। और आपको बता देते हैं कि नई घोषणाएं कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। चुनाव के समय के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की थी, किंतु आज तक पूरी नहीं हो पाई। और उन्होंने अतिथि शिक्षकों के साथ भी कही थी कि हम अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे और उन परीक्षाओं में सिर्फ अतिथि शिक्षकों का ही कोटा रहेगा और कोटा रहकर उनका हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों के हित में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया। और बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देंगे और प्राथमिकताओं के आधार पर अतिथि शिक्षकों की सिर्फ शोषण किया है और शोषण किया है। इस तरह से आइए शिवराज सिंह चौहान जी को सुन लीजिए उन्होंने क्या घोषणा की थी। आज नीम का पौधा लगाया है जो कई औषधीय गुणों से भरपूर है। अभी सबसे बड़ी चिंता
का बढ़ता हुआ संक्रमण, कल देश में 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले मिले हैं। पहले दौर में जो गति थी कोरोना की, उससे कई गुना तेज गति संक्रमण की अभी है। उपाय सारे करने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाने की कोशिश जारी है। आज 3:30 बजे मैं फिर बैठक करूंगा। हम कोशिश करेंगे जिन अस्पताल प्राइवेट में भी व्यवस्था हो सकती है, कम से कम 10% बिस्तर कोरोना पेशेंट्स के लिए हम रिजर्व कर पाए। थोड़ा बाकी बीमारियों का भी हमें ध्यान रखना है। अभी 3:30 बजे की बैठक में कुछ और जरूरी मुद्दे हैं जिन पर हम विचार करेंगे। लगातार टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। अब प्राइवेट लैब्स में भी जो टेस्ट होंगे, आज उनकी कीमतों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा ताकि ज्यादा पैसा किसी को ना लगे। सरकारी तो निःशुल्क है ही, सरकारी व्यवस्था में जो टेस्ट हो रहे हैं सब निःशुल्क हो रहे हैं, लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क है। सरकारी अस्पतालों की भी मैं बैठक करने वाला हूँ, वर्चुअल बैठक ही करूंगा। और विभाग को भी आज मैंने निर्देश दिए हैं कि रेट सबके सुनिश्चित रहे ताकि पीड़ित परिवार अंधाधुंध पैसे उसको ना देना पड़े, उसको भी नियंत्रित करने का हम काम करेंगे। एक अभियान आज हम शुरू करेंगे। देखिए, अस्पताल, बिस्तर, टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, बाकी सब चीजें करेंगे। ये प्रमुख चीज है कि नए लोग संक्रमित ना हो। उसका एक उपाय है लॉकडाउन। लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है और बिजनेस व्यापार तो ठप होते ही हैं, गरीब बेरोजगार हो जाते हैं। वो अंतिम विकल्प है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अलग अलग जिलों में, जैसे छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन था, कुछ जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन था। ये अधिकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दिए हैं कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से संक्रमण की गति कम करने के लिए वो लॉकडाउन कर सकता है, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। 1 दिन 2 दिन, इसके बाद जो ज्यादा संक्रमित जिले हैं वहाँ हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ताकि रोजी-रोटी लोगों की बनी रहे। और यथासंभव हम 1 दिन के लॉकडाउन से ही काम चलाएं। 1 दिन के लॉकडाउन से भी काम चल सकता है तब जब जनता पूरी तरह से सहयोग करे, और सहयोग का अर्थ सीधा सीधा है मास्क लगाना। सबसे पहली प्राथमिकता है मास्क लगाएं, दूसरी है दूरी मेंटेन करें, और तीसरी है हाथों को हम स्वच्छ करते रहें, क्योंकि वायरस तो है ही, हम सब जानते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं स्वयं 5:30 बजे अपने परिवार को मास्क लगाऊंगा। अदरवाइज भी वो मास्क लगाते हैं, लेकिन एक अभियान की शुरुआत करूंगा। मैं खुद मास्क लगाऊंगा, मैं सुरक्षित हूँ और अपने परिवार को सुरक्षित रखूंगा। अगर हमने उतना सुरक्षित कर लिया तो कम से कम वो परिवार को सुरक्षित हो जाएगा। मैं अपने परिवार को मास्क लगा के एक संदेश पूरे प्रदेश के सभी परिवारों को, के मुखियाओं को देना चाहता हूँ कि आप स्वयं भी मास्क लगाएं और अपने परिवार को मास्क लगाए बिना बाहर ना जाने दें। आज ये अभियान प्रारंभ करेंगे। शाम को
6 से लेकर 8 बजे तक, जैसा मैंने बताया था, मैं शहर के अलग अलग हिस्सों में गाड़ी में सवार होकर जाऊंगा और लोगों से मास्क लगाए रखने की अपील करूंगा। और इसके साथ साथ प्रदेश में हमारे कई साथी वो भी मास्क लगाने की अपील करेंगे। एक और अभियान मैं कोरोना वॉलंटियर ये अभियान हम चलाएंगे, इसलिए कि अब प्रशासन के साथ समाज को जुड़ना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 181 नंबर है, उस पर मैं कोरोना वॉलंटियर और उनको जो काम दिया जाएगा वो आज हम तय कर रहे हैं। वो शाम को निकले, सवेरे निकले, अपने मोहल्ले में मास्क जिनने नहीं लगाया हो उनको मास्क लगाने का काम करें। गरीब अगर कोई है, देखिए मास्क हर बार नया लगाने की जरूरत नहीं है, धोके रीयूज किया जा सकता है। फिर भी जहाँ मास्क की कमी होगी हम मास्क वितरित करने का भी काम करेंगे। फिर वैक्सीनेशन के काम को भी अगर लाने ले जाने की जरूरत लोगों को पड़ती है उसमें सहयोग करेंगे। वैक्सीनेशन स्थल पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। चिन्हित अस्पताल जहाँ जरूरत होगी वहाँ व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। पूरा समाज एक साथ अगर जुट जाएगा कि मैं भी मास्क लगा रहा हूँ, आप भी मास्क लगाओ, सावधानी रखो, तो हम संक्रमण को रोक पाएंगे। ये उपाय है जो बिना लॉकडाउन के संक्रमण को रोक सकते हैं। उस दिशा में भी हम काम प्रारंभ करें। आज बता देते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में क्या बताया है। तो चलिए ले चलते हैं शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मीटिंग के दौरान क्या क्या निर्णय लिए गए। यहाँ आपको बता देते हैं कि सामान्य वर्ग के आरक्षण पद्धति पर अतिथि शिक्षकों संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने किए खड़े प्रश्न। सतना स्टार भारती के द्वारा आपको बता देते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग आरक्षण केंद्रीय मंत्री परिषद ने 7 जनवरी 2019 को 10% आरक्षण सामान्य श्रेणी आने वाले अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से भूमि रकबा ज़्यादा ना हो और आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम हो, नगर पालिका के क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम होनी चाहिए। मैं वसुदेव तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ, रामनगर, जिला सतना, मध्य प्रदेश पर निर्धसमान श्रेणी के लोगों पर किए गए मजाक का आरोप लगाते हुए सरकार से पूछना चाहता हूं कि आरक्षण के प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम अंक निर्धारित होना चाहिए। जिस तरह से SC, ST, OBC के लिए अंकों की छूट होती है, वैसे ही हम लोगों को वंचित क्यों रखते हैं। और सूचना के अनुसार आपको बता देते हैं कि शुल्क में भी छूट, यात्रा भत्ता क्यों नहीं होता है, सामान्य तरीके के प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पाते हैं, महीने चक्कर लगने पड़ते हैं, तहसील कार्यालय के तहसीलदार का मनमाना कागज़ क्यों मांगकर परेशान करते हैं, अभ्यर्थी को पटवारी के बाद अगर कोई हस्ताक्षर, कोटवार के हस्ताक्षर, सरपंच के हस्ताक्षर, ग्राम सचिव के हस्ताक्षर ना जाने और कितने लोगों के हस्ताक्षर लगवाए जाते हैं। इन चक्करों में महीने गुजर जाते हैं। जब समग्र ID ही अलग है तो मतलब परिवार पृथक है, तो तहसीलदार के पिता के साथ जोड़कर आय का आकलन क्यों किया जाता है। इसके बावजूद पिता के पास 6 एकड़ भूमि और 5 भाई हैं तो उसका प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन सकता। जब सरकार जानती है कि कमज़ोर वर्ग है तो केवल एक ही वित्तीय वर्ष के लिए क्यों बनता है। प्रमाण पत्र एक ही वर्ष में कोई गरीब पिता बन सकता है तो एक बार में 1000 से ऊपर खर्च आता है तो हर वर्ष गरीब कहाँ से रुपया लाएगा। खुद निर्धन है तो सरकार चाहती है कि कर्ज के प्रमाण पत्र। इस तरह से गंदा मजाक न्याय संगत नहीं है। सरकार को ठोस नीति बनाना चाहिए ताकि निर्धन आर्थिक कमज़ोर वर्ग को सही तरीके से लाभ मिल सके और परेशानी का सामना करना पड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में साझा कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।